अवैध मीट की दुकान, मांस की बिक्री बिल्कुल पूरी तरह से मेरे क्षेत्र में नहीं चलेगी। सरकार की अलग अलग एजेंसियों की कई रिपोर्ट्स हैं जो खुलकर कहती हैं कि ये अवैध रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी देश के लिए खतरा है। जितनी घटनाएं, वारदातें चोरी की, डकैती की, मर्डर की हो रही है, छीना झपटी की हो रही हैं, उसमें अधिकतम ये अवैध रूप से जो घुसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, इनकी मिलीभगत पाई जाती है। और उसके बाद भी दिल्ली सरकार उनको दामाद की तरह संरक्षण दे रही है। दिल्ली पूरी तरह से ठप हो गई है। जो जल बोर्ड 2013-14 में 600-700 करोड़ के फायदे में था, आज 76,000 करोड़ के लोन पर चल रहा है। ये दिल्ली सरकार पूरी तरह से अवैध व्यापार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। अवैध लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार ये दिल्ली सरकार। जैसे लगभग 34 लाख रुपए की इन्होंने जो पराली को जलाने की दवाई बनाई। सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, बेहद सस्ता है। तकरीबन 15 से 18 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में किया कि हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल बना रहे हैं। पूरी तरह फ्रॉड निकला। आज वो स्कूल बंद होने के कगार पे है। एक प्राइवेट कंपनी इन्होंने बनाई जो इनकी कार्यकर्ता थी श्रीषा राव, उसने साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाया। 2019 में वो बनती, दिसंबर में एक द्वारका के एक फ्लैट पर। 2020 की जनवरी में उसको टेंडर दे दिया जाता है करोड़ों रुपए का। ट्वीट्स हम देखें तो भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इन घटनाओं की निंदा की गई थी। लेकिन आज जब कंगना रनौत का विरोध एसजीपीसी और किसान संगठन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एकदम से अपना हाथ खींच लेती है। नुपुर शर्मा ने एक हदीस का हवाला देते हुए ऐसी बात कही थी जिसको कोई नकार नहीं सकता, वो एक तथ्य है। उस समय भी नुपुर शर्मा जी से पार्टी ने दामन छुटा लिया था। तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग जो बिना डरे खुलकर तथ्य को तथ्य के तौर पर बोलते हैं, उनका साथ पार्टी क्यों छोड़ती है? नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज के नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट के लिए श्री अमित खरकड़ी जी, जो कि नजफगढ़ जोन के एमसीडी के पार्षद हैं और हाल ही में इनको नॉमिनेट किया गया है चेयरमैन उम्मीदवारी के लिए भी। अमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद खुशविंदर जी। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपको बहुत सारी बधाई। चेयरमैनशिप के लिए आपका नाम आगे दिया गया है। इससे फर्क एक तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो एमसीडी है, एमसीडी के काउंसलर का मुख्य कार्य क्या होता है, और अभी यदि आप चुन लिए जाते हैं चेयरमैन के लिए, तो चेयरमैन बनने के बाद आपके जो काउंसलर के कार्य थे उसके अलावा आपके पास क्या अतिरिक्त कार्य और होंगे करने के लिए? देखिए, जो दिल्ली में एमसीडी काम करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, वो बेसिकली सैनिटेशन एक रूट का काम है। उसके अलावा जो मच्छरों के द्वारा जनित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम का काम, उसके अलावा लाइसेंसिंग का काम, जैसे रेहड़ी पटरी के लाइसेंस, होटल्स के लाइसेंस, आपके सिनेमा घरों के लाइसेंस, जो जितने भी तरह के लाइसेंसिंग के काम हैं वो भी एमसीडी के द्वारा किए जाते हैं। और व्यवस्थाएं जो बेसिक नेसेसिटी की हैं उनको बना के रखना, ये एमसीडी का काम है। सो बेसिकली जो सिविक कार्य हैं, सिविक कार्य जो भी वो कार्य एमसीडी करती है, और ये सारे कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल उस वार्ड का पार्षद होता है। अधिकारी और पार्षद दोनों मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाते हैं। अच्छा, और अगर चेयरमैनशिप की हम बात करें तो उसमें कुछ कार्य विस्तार हो जाता है आपका? मतलब अगर पहले आप एक वार्ड देख रहे थे तो इसमें कुछ ज़्यादा वार्ड्स आ जाते हैं? देखिए, मैं दिल्ली की बात करूं तो और खासकर अपने नजफगढ़ जोन की चर्चा करूं तो 5 विधानसभाओं में यहाँ 22 वार्ड है, जो आपका लगभग वसंत कुंज तक का क्षेत्र नजफगढ़ जोन के अंतर्गत आ जाता है। और चेयरमैन को इन सभी 22 वार्डों की व्यवस्थाओं को एक प्रकार से संभालना होता है, देखना होता है, और वो व्यवस्थाएं ठीक चलती रहे, ये एक चेयरमैन का कार्य होता है। बिल्कुल। अमित जी, आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल रहते हैं और आए दिन आपके नए वीडियोस हम लोगों को ट्विटर पे, फेसबुक पे देखने को मिलते हैं। शायद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक्टिव, अगर मैं कहूं एमसीडी में किसी को हम आसपास के क्षेत्र में देखते हैं तो आपका चेहरा देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों पहले 5 अगस्त को एक घटना घटित हुई जिसमें बांग्लादेश सरकार का तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट होने के बाद में
आपका एक वीडियो सर्कुलेट हुआ ट्विटर पर बहुत तेजी के साथ, जिसमें आप अधिकारियों को डांट लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी अवैध घुसपैठिया, एक भी अवैध घुसपैठिया आपके क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और क्या वो कोई पब्लिसिटी स्टंट था या उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई भी हुई है? देखिए, एक पार्षद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें सजग रहना होता है। केवल सिविक व्यवस्थाएं नहीं देखनी होती हैं, क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, उसकी भी चिंता हम लोगों को करनी होती है। और जिस प्रकार का माहौल, जिसको बोलते हैं असंतुलन बनता जा रहा है देश में, देश के बहुत सारे जिले जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी अवैध घुस गए देश में, उसका डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज कर रहे हैं उन जिलों की। बिल्कुल। असम के सीएम का बयान आपने सुना होगा, हम्म। उसमें बिल्कुल वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कुछ जिले जो पूरी तरह से स्थानीय लोगों की बहुलता थी, अब बांग्लादेशी लोगों की बहुलता उसमें हो गई है। और ये देश के लिए सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। देशवासी सुरक्षित नहीं है। और नज़ागढ़ मैंने ऐसा महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे कबाड़ी गोदाम बन रहे हैं, उन लोगों की चाल ढाल सब कुछ बांग्लादेशी है, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी भाषा पूरी तरह बांग्लादेशी है। और जब उनके और गहराई से मैंने प्रयत्न किया जानने का, तो पता चला कि वो बेसिकली बांग्लादेश से आए हुए हैं और अलग अलग माध्यमों से वो अपने यहाँ के जो भारत के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनवाने का प्रयास कर रहे हैं इलीगल रूप से। तो मुझे लगा मुझे एक पार्षद के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते एक्शन लेना चाहिए। तो अधिकारी को मैंने तुरंत निर्देश किया कि ऐसे लोगों की, ऐसे स्थानों की चिन्हित किया जाए, उन पर रोकथाम लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। और उसका फ़ायदा ये मिला कि ऐसे 2 बड़े गोडाउन जहाँ लगभग 100-125 के आसपास बांग्लादेशी रह रहे थे, वो सीज़ किए गए, वो बंद हो गए हैं। और उन पर जो भी संबंधित अधिकारी को एक्शन लेना चाहिए, वो उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, चाहे डीएम साहब हो, चाहे डीसीपी साहब हो। दोनों अपने स्तर पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। यदि पूरी तरह अवैध पाए जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और पूरी कार्रवाई, देखिए, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मेरा अपना मानना है कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है, न केवल अपने क्षेत्र की जनता के लिए बल्कि देश के लिए भी। उन दोनों जिम्मेवारी को बस पूरा करने का प्रयास है। वैसे भी दिल्ली में अगर देखा जाए तो एमसीडी शायद वो इकाई है जो सबसे ज्यादा करीब है जनता के, उनके तो कार्य करने कोई के भी लिए। सिविक एजेंसी जनता के लिए पहली कड़ी होती है। कोई सांसद या विधायक के पास बाद में जाता है, पहले रोजमर्राओं की दिक्कत के लिए एक अपने जो जनप्रतिनिधि होंगे, पार्षद, उनके पास जाएगा, या प्रधान होंगे उनके पास जाएगा गांव में। अच्छा अमित जी, आपने ये बात की और ये मुद्दा उठाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सिर्फ आपके वार्ड से संबंधित समस्या नहीं है। आपने ये जो कार्य किया था ये सिर्फ अपने वार्ड के लिए किया था या दूसरे एमसीडी वार्ड्स के लिए भी? देखिए, हर पार्षद का एक अधिकार क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र से वो चुन कर आता है। तो मेरी जुरिडिक्शन, क्योंकि अब तक एक पार्षद के रूप में थी और पार्षद के रूप में मेरा क्षेत्र मुझे सबसे पहले देखना होता है, तो शुरुआत मैंने अपने क्षेत्र से की है। और भविष्य में जैसा उम्मीद है कि जोन चेयरमैन के पद पर चुनकर आऊँगा, तो पूरे जोन में जो भी अवैध इस प्रकार का कारोबार हो रहा है, इस प्रकार के अवैध लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने का मेरा प्रयास रहेगा, मेरी प्राथमिकता में रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। नजफगढ़ क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो न केवल आपका जोन बल्कि उसके अलावा भी जो वार्ड हैं एमसीडी के, उनमें भी बहुत से ऐसे 500-600 गज के प्लाट हैं जिनके अंदर लगभग 500-600 आदमी रह रहे हैं झुग्गी डाल करके। दूसरा, छोटी छोटी लैंडफिल साइट उनको बना दिया गया है रिहायशी कॉलोनी के भीतर, जो मेरे ख्याल से अपने आप में गैर कानूनी है। आप रिहायशी इलाके में कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको कहीं लगता है कि प्रशासन की कुछ मिली भगत भी है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इतने सारे लोगों को किराए पर झुग्गियां डालने दी जाती हैं एक प्लॉट के अंदर? और इस पे बीजेपी सरकार की क्या जिम्मेवारी है कि इस तरीके से घुसपैठिए, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है और हम बहुत सुनते हैं, जो मेन मुद्दा है वो हम देशवासियों की बात करते हैं ना कि घुसपैठियों की, नागरिक प्रथम की बात बीजेपी करती है। फिर भी पिछले 10 साल से लगातार इस तरीके की जो साइट हैं जहां पर इतने सारे अवैध लोग रह रहे हैं विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, ऐसा हो क्यों रहा है? किसकी मिलीभगत है इसमें? देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है।
घुसपैठियों को नियंत्रित रखने की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें जो सरकारें बैठी हैं, हम बंगाल का उदाहरण लेते हैं। जी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, विपक्ष में है, केंद्र की सरकार के विपक्ष में वो हमेशा रहती हैं। वहां से इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। घुसपैठ जो हो रही है बड़े जबरदस्त तरीके से हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, पूरी सुरंग मिली है। सुरंग मिली है, और जो ये बांग्लादेश का इवेंट हुआ उसमें भी जो ज्यादातर लोग आने वाले थे भारत के अंदर, उनमें हिंदुओं की संख्या नहीं थी। उसमें भी जो अवैध लोग आ रहे थे वो मुस्लिम पूरी थे। तरह से कई राज्य सरकारों का संरक्षण इनको मिल रहा है। हम जैसे दिल्ली सरकार की बात करेंगे, जो अमानतुल्लाह खान आज जेल में है, उन्होंने रोहिंग्या को संरक्षण देने का काम किया। बिल्कुल। आज जो भारत में पाकिस्तानी हिंदू आए हैं, वीजा लेकर आए हैं, शरण मांग रहे हैं, वो आज किस स्थिति में जी रहे हैं दिल्ली में, बिल्कुल। खासकर दिल्ली की बात करता हूं। और जो रोहिंग्या आए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी आए हैं, उनका दिल्ली सरकार राशन कार्ड बना रही है, उनको अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने में मदद कर रही है, और पूरी तरह उनको पैसा मुहैया कराया जा रहा है। हर प्रकार की व्यवस्था रोहिंग्याओं को मुहैया कराई जा रही है। सोशल मीडिया के एक्सपर्ट आप देखिए जरा, पिछले कुछ दिनों पहले जब मुद्दा उठा था सीए का दोबारा से जब लागू किया गया था, तो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ही शर्मनाक बयान भी सामने आया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, इन लोगों को, जो कि प्रताड़ित माइनॉरिटी है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जगहों पर, इन लोगों को अगर हम अपने यहाँ जगह देंगे तो ये हमारे जो संसाधन हैं वो कम पड़ जाएंगे, और जो जनता है भारत की ये उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसा आपने भी बताया और सोशल मीडिया पे भी हमको देखने को मिला कि खुद अरविंद केजरीवाल के मंत्री अमानतुल्लाह खान जाकर के रोहिंग्याओं की झुग्गी बस्ती में कैश बांटते हैं, गर्मियों में उनके लिए कूलर की व्यवस्था की जाती है, और हर प्रकार की सुख सुविधा उनको प्रदान करने का, साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन उनके बनवाने का कार्य किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? कहीं वोट बैंक बनाने की तो राजनीति नहीं है? देखिए, सरकार की अलग अलग एजेंसियों की कई रिपोर्ट्स हैं जो खुलकर कहती हैं कि ये अवैध रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी देश के लिए खतरा है। जितनी घटनाएं, वारदातें चोरी की, डकैती की, मर्डर की हो रही हैं, छीना झपटी की हो रही हैं, उसमें अधिकतम ये अवैध रूप से जो घुसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, इनकी मिलीभगत पाई जाती है। ठीक। और उसके बाद भी सरकार उनको, दिल्ली सरकार उनको दामाद की तरह संरक्षण दे रही है। दूसरी तरफ जो लोग शरण मांग रहे हैं, संवैधानिक रूप से भारत में आ रहे हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार के मन के जो भाव हैं वो सामने आज जाएंगे। आप मजनू का टीला चले जाइए, आप जो ब्रिज है आपका सिग्नेचर ब्रिज, उसके साथ में जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो बसे हुए हैं, और वो अपना कमा कर खा रहे हैं, और पूरी तरह से लीगलाइज काम कर रहे हैं, और लीगल रूप से भारत में शरण मांग रहे हैं। लेकिन उनके लिए अपनी जिम्मेवारी इनको समझ में नहीं आती है। लेकिन जब बात एक विशेष समुदाय की आती है या इन अवैध घुसपैठियों की आती है, उनके लिए पूरी तरह संरक्षण देने का काम दिल्ली सरकार कर रही है, और दिल्ली सरकार के मंत्री कर रहे हैं। हमारी जानकारी में इतना भी आ रहा है कि एमएलएज के ऑफिस में अवैध रूप से इनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से डेमोग्राफिक सिचुएशन दिल्ली की चेंज करने का एक कुत्सित प्रयास दिल्ली सरकार का है। तो ये जो आपने बताया कि कुछ इस तरीके की भी रिपोर्ट है कि एमएलए के ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन मुहैया करवाई जा रही है वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, तो इस पर बीजेपी की कोई रणनीति है? क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी है। देखिए, रणनीति सरकार बनाती है, पार्टियां नहीं बनाती हैं। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घुसपैठ मुक्त भारत हो, इस प्रकार की नीति पे काम करती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, भाजपा का मोटिव एक है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, मी लास्ट। और मुझे लगता है ये हर एक राजनीतिक दल का एक ध्येय वाक्य होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, मैं अंतिम। भाजपा इसी ध्येय के साथ काम कर रही है, और सभी पार्टियों को देश के मामले में एकजुट खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां स्थिति उल्टी हो जाती है।
दिल्ली सरकार जैसी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हमारी सेना पर ही सवाल उठा देती है यदि सेना इस प्रकार की कार्रवाई करती है। तो मुझे लगता है इस पे और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उनको पूरी तरह से हर दृष्टि से नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अमित जी, आपने कहा राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, सबसे अंतिम पंक्ति में मैं। अब इसी पे बात करते हैं कंगना रनौत की और नुपुर शर्मा जी की। अभी हाल ही में कंगना रनौत जी की मूवी जो आ रही है इमरजेंसी, उसके प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो कि किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। एग्जाम्पल के लिए एक रेप की घटना हुई थी बंगाल की युवती के साथ किसान आंदोलन के दौरान, और एक व्यक्ति को बेअदबी का आरोप लगा करके काट कर लटका दिया गया था। ये वही घटनाएं हैं जो वास्तव में हुई थी, जिनका जिक्र उस समय के अखबारों में भी था, और उस समय के अगर ट्वीट्स हम देखें तो भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इन घटनाओं की निंदा की गई थी। लेकिन आज जब कंगना रनौत का विरोध एसजीपीसी और किसान संगठन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एकदम से अपना हाथ खींच लेती है और प्रेस विज्ञप्ति देकर कहती है कि ये उनके पर्सनल विचार हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नुपुर शर्मा ने एक हदीस का हवाला देते हुए ऐसी बात कही थी जिसको कोई नकार नहीं सकता, वो एक तथ्य है। उस समय भी नुपुर शर्मा जी से पार्टी ने दामन छुटा लिया था। तो बंगाल की सिचुएशन आप देख लीजिए, हिंदू कंसोलिडेट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, लेकिन उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है उनके साथ, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके बिजनेस खराब किए जा रहे हैं। जब आप बात करते हैं राष्ट्र प्रथम, तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग जो बिना डरे खुलकर तथ्य को तथ्य के तौर पर बोलते हैं, उनका साथ पार्टी क्यों छोड़ देती है? देखिए, आपने कई विषयों को एक साथ जोड़ दिया है और मुझे लगता है इन विषयों को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा जी। आपने पहली बात की किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन एक चैप्टर था, एक किसानों की बेहतरी के लिए सरकार एक कानून लेके आई जिसे 3 कानून बताया गया, वो सरकार लेके आई और वो बहुत बेहतर कानून थे, किसानों की बेहतरी के लिए थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, या ये कह सकते हैं कुछ लोग एक परसेप्शन भाजपा सरकार के विरुद्ध बनाने में कामयाब रहे, जिससे जो फायदा उन 3 कानूनों का मिलना था तो ना मिल पाए और एक राजनीतिक षड्यंत्र उस समय की सरकार के खिलाफ किया गया और सरकार कहीं ना कहीं इस मोर्चे विफल रही कि उस कानूनों की पूरे लाभ हम लोगों तक पहुंचा पाए या जानकारी का पूरी तरह हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, ऐसा कह सकते हैं आप। उसमें जो घटनाएं आप रेप की और जो हत्या की बात कर रहे हैं, बेअदबी के मामलों कर, देखिए किसी भी प्रकार की हिंसा या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जघन्य अपराध पूरी तरह गलत है, चाहे वो किसी भी दौरान, किसी भी कार्यक्रम या किसी भी आंदोलन के दौरान हुए हो। आंदोलन करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है, भारत की जनता को स्वतंत्र है इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। अपनी सरकार अपनी है तो अपनी बात सरकार तक उसी तरीके से पहुंचाई जानी चाहिए। दूसरी बात आपने कही नुपुर शर्मा जी की। नुपुर शर्मा मेरी भी व्यक्तिगत बड़ी अच्छी परिवार की सदस्य जैसी हैं, लेकिन मुझे लगता है जब आप सरकार में होते हो तो आपकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। किस बात का क्या रिएक्शन होगा, कई बार ऐसा होता है कि अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। किस बात का क्या रिएक्शन होगा, किसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इंटरनेशनल स्तर पे किसी देश को क्या नुकसान होगा आपके किसी रिएक्शन से। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति कह दे तो वो बात चल जाती है, लेकिन यदि सरकार में बैठा व्यक्ति किसी बात को उसके परिणामों की चिंता किए बगैर कहता है तो मुझे लगता है उसको बड़ी और सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी बात को कहने के लिए। वो गलत थी नहीं थी बात, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें और ज़्यादा जिम्मेवार होना चाहिए। जब हम सरकार में बैठे हैं तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कंगना रनौत की बात कही कि उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में क्या कहा, तो पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कंगना रनौत के बहुत व्यक्तिगत विचार थे और बहुत सी कंगना रनौत जी की बातों से हम लोग सहमत नहीं है, ऐसा पार्टी का स्टैंड है और मैं भी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़ा हूं। लेकिन पार्टी के स्टैंड का मतलब उनको छोड़ना नहीं होता है।
व्यक्ति की मेरे स्वतंत्र विचार हैं। मैं यदि कोई बात रखता हूं तो हर मेरी व्यक्तिगत बात से पार्टी इत्तेफाक रख के, पार्टी की अपनी पॉलिसीज हैं जो पार्टी पूरे देश को देखते हुए बनाती हैं। हर धर्म को, हर विचार को, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को समाहित करते हुए पॉलिसीज बनती हैं। और यदि किसी एक व्यक्ति के विचार से किसी एक वर्ग या समुदाय को ठेस पहुंचती है तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल हुआ उस बात से परहेज करेगा। जी बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं मुझे फिर भी ये लगता है कि अगर कोई तथ्य है और उसको कोई भी व्यक्ति बोल रहा है पार्टी लाइन से हट करके, तो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और यदि बात सही है तो उसका साथ देना चाहिए। इससे जो कार्यकर्ता है उसका हौसला भी बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें तो एक जो मूलभूत फर्क कांग्रेस और भाजपा में है वो ये है कि भाजपा जहां तथ्यों पर बोलने वालों का भी साथ छोड़ देती है, वहीं कांग्रेस असत्य बोलने वालों का भी साथ नहीं छोड़ती। बस शर्त है कि वो उसका कार्यकर्ता होना चाहिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल से ज़्यादा हो गई सरकार में। इंटरनेशनल स्तर पर भारत की स्थिति एक बहुत बेहतरीन एक नेतृत्व के रूप में उभर रही है। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति सही कह रहा हो, लेकिन जब सरकार को देखना होता है, जब सत्ता में बैठे व्यक्ति को देखना होता है, तो उसको चारों एंगल्स के हर दृष्टिकोण से देखना होता है। केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकता, उसे हर वर्ग की, हर समुदाय की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, सबकी चिंता करनी पड़ती है। तो कई बार तथ्यात्मक हो सकता है कोई व्यक्ति सही हो, लेकिन उस तथ्यात्मक सही व्यक्ति को भी कई बार अपनी बात को कहने से पहले सोचना चाहिए, कहीं उसकी किसी बात से किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। और सरकार में बैठे या मुखिया का, घर के मुखिया का भी दायित्व होता है। कई बार बच्चा गलती कर देता है, लेकिन घर का दूसरा बच्चा उसको उस बात पे प्रताड़ित करने लग जाए तो उस पर भी मुखिया को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ता है। भाई नहीं, इसने गलती की है लेकिन आप प्रताड़ित मत करिए। सो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी की समझ होनी चाहिए। अगर हम बात करें, कोई भी बयान दे रहे हैं, उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हमें सोच करके चलना चाहिए। कई बार अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए, जिसको सब बर्दाश्त ना कर सके। अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए। आप कौन सी बात कहाँ कह रहे हो, किसके सामने कह रहे हो, उस बात का प्रभाव क्या होगा, उस बात को सोच समझ कर कहना चाहिए। बिल्कुल, समय के अनुसार ही उसको बोलना चाहिए। अमित जी, एक और वीडियो आपका काफ़ी सर्कुलेट हुआ ट्विटर पे। हम लोगों ने देखा कि आप किसी मीट मार्केट में खड़े हैं अधिकारियों के साथ और आप उनको निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी मीट की जो दुकान है वो गाइडलाइंस की वायलेशन करके और विदाउट लाइसेंस नहीं चल सकती। ये इस तरीके की जो कार्रवाई हम हर जगह नहीं देखते, हर एमसीडी के वार्ड में नहीं देखते। और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो जब उनके वार्ड के जो पार्षद होते हैं, जब वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं जो कि उनका दायित्व बनता है, तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को जाकर के मीट की दुकानें बंद करवानी पड़ती हैं, जिसके लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो उनको ये कदम उठाना पड़ता है। उसके बाद प्रशासन कुछ समय कभी कभी उनके ऊपर कार्रवाई भी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना दायित्व तो निभा ही रहे हैं, उन युवाओं को भी मुसीबत में पड़ने से बचा रहे हैं जिनका ये कार्य नहीं है, सिर्फ वो उसको दायित्व समझ के करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, लोगों को बताइए भी, क्योंकि बहुत सी रेजिडेंशियल रिहायशी जगह ऐसी हैं जिनमें खुलेआम मीट की दुकानें चलती हैं, जिस पे जानवरों को बिल्कुल सफ़ेद शीशे में से डिस्प्ले किया जाता है, सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, मांस के टुकड़े बाहर सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। तो यदि कोई इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है तो उसका शिकायत करने का क्या तरीका है, और लाइसेंस क्या रिहायशी कॉलोनी में मिल सकता है मीट की दुकानों? देखिए, लाइसेंसिंग के एमसीडी के अपने नियम हैं कि भाई रिहायशी इलाके में कितना हो, मंदिर से कितनी दूर हो, मस्जिद से कितनी दूर हो, धार्मिक स्थलों से, ठीक है, या स्कूल से कितनी दूर हो, उसके अलग नॉर्म्स बने हुए हैं। लाइसेंस मिल भी गया तो उस लाइसेंसिंग में काम कैसे करना है, कि बाहर काला शीशा लगाना है क्या, नॉर्म्स के अलग हैं उसके। तो मेरे वार्ड में जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ में एक जैसे मीट मार्केट है, तो उसके पास में एक दो मंदिर है, कभी पहले उनको लाइसेंस मिल गए हैं, वो लाइसेंस लगातार रिन्यू होते जा रहे हैं।
तो मेरा उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश अधिकारियों का था कि कोई भी अवैध मीट की दुकान पहली बात तो नहीं चलेगी। मेरे क्षेत्र में लगभग 53 दुकानें वैध और अवैध मैंने काउंटिंग कराई तो पाई गई जब मैं पार्षद बन के आया। मैंने स्पष्ट रूप से समय दिया कि पहले तो आप लाइसेंस बनवाइए अपना, कोई भी अवैध मैं नहीं चलने दूंगा अपने क्षेत्र में, लाइसेंस बनवाइए। और लाइसेंस बनने के बाद हो सकता है कोई एक व्यक्ति मीट खाता हो, मांस खाता हो, मैं नहीं खाता, मैं उस गली से निकल नहीं पाता हूं, तो जो सरकारी नियम है कि दुकान के बाहर काला शीशा हो ताकि अंदर क्या बिक रहा है, कैसे कटिंग हो रही है ना दिखाई दे, तो पूरे तरह से यदि नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो वो काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक सिंगल मीट की दुकान जो अवैध होगी मेरे क्षेत्र में नहीं है आज की डेट में, सबको नोटिस जा चुके हैं, सब सीलिंग की जा रही है। अवैध मीट की दुकान, मांस की बिक्री बिल्कुल पूरी तरह से मेरे क्षेत्र में नहीं चलेगी, ऐसा मैंने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिया है। और जिनके पास लाइसेंस है वो पूरी तरह नियमों का, साफ सफाई का, आप पिंजरा बाहर नहीं रखेंगे, आपका कटा हुआ प्रोडक्ट मांस है वो बाहर दिखना नहीं चाहिए, कोई भी एक बूंद भी या एक तिनका भी आपके मीट का बाहर नाली में नहीं है। साफ सफाई से लेकर पूरी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं तो जो भी एमसीडी के नियम है उनके अंतर्गत तुरंत स्तर पे आपकी दुकान को बंद किया जाएगा। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का तो एंगल नहीं है, क्योंकि जो आप मीट की दुकानों की बात करें उसमें हिंदू भी जाहिर सी बात है। मुझे लगता है जो अवैध है वो अवैध है। एक प्रशासक को, एक जनप्रतिनिधि को वर्ग समुदाय से ऊपर उठ के सोचना होता है, बिल्कुल, और वो हम करते भी हैं। लेकिन जो लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है इलीगल है। इलीगल मीट की दुकान कोई भी हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब जोन चेयरमैन के नाते भी मेरा यही प्रयास रहेगा, कल चुनाव है, जिम्मेवारी जो मिलेगी उसके हिसाब से एक भी मीट की दुकान अवैध इस पूरे जोन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता की हमें चिंता करनी है। हर व्यक्ति के जो खान पान का व्यवहार है वो ठीक बना रहे, उसकी भी चिंता हम लोगों को एक जनप्रतिनिधि के नाते करनी, एक प्रशासक के नाते करनी है। यदि कोई मीट नहीं खाता और उसको यदि इस प्रकार की खुली में बिक रहा है तो बिल्कुल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। बिल्कुल। एक तो आपको कल के चुनाव के लिए बधाई, और दूसरा ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से कि उसको धर्म से, समुदाय से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए, भले ही उसमें कोई भी संप्रदाय इन्वॉल्व हो। इलीगल है तो इलीगल है, लीगल है तो लीगल है, सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ एक और समस्या है अमित जी, वो समस्या है जो रेहड़ी पटरी का अतिक्रमण है। जैसे अगर हम नजफगढ़ की ही बात करें तो नजफगढ़ में जो सब्जी मंडी है तो रोड काफ़ी चौड़ा है, लेकिन उस रोड का लगभग 1/3 हिस्सा जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, फल विक्रेता हैं, वो उसको हमेशा ऑक्यूपाई करके रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक जैम की। वो ट्रैफिक जैम कई बार रोड रेज में भी तब्दील हो जाता है। तो इसका भी कोई निवारण आप कर रहे हैं, और कब तक इससे निजात मिल पाएगी अगर आपके क्षेत्र की बात करें? देखिए, नजफगढ़ जोन को लेकर मेरे मन में बहुत प्लानिंग्स हैं, खासकर रेहड़ी पटरी को लेकर। हम लोग स्पेशल वेंडिंग जोन बनाने की प्रयास करेंगे कि देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब जनप्रतिनिधि होता है उसको कई एंगल से सोचना पड़ता है। ये जैसे सब्जी मंडी नजफगढ़ की बहुत सारी रेहड़ी पटरी अवैध है, मुझे भी पता है, और कई बार लोग आरोप भी लगा देते हैं, मैं ब्लंटली बात कर रहा हूँ, कि ये कमाई का साधन है एमसीडी के, अवैध कमाई का, इसलिए इनको जारी रखा जाता है। इनमें उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी पीछे मैंने अपने एक क्षेत्र में एक रेड करवाई, उसमें 8 जो रेडिया अवैध रूप से पाई गई उनको हमने जब्त कर लिया। अब जब्त कर लिया तो 3 दिन बाद मेरे पास एक बुजुर्ग महिला और उसका छोटा सा बच्चा आता है, पोता उसका था। तो उसने कहा इस बच्चे के माँ बाप गुजर गए हैं और मैं केवल इस रेहड़ी के माध्यम से कुछ फल बेच के अपने पोते का और अपना गुजारा कर रही हूँ। अब वो 70-75 साल की महिला मेरे पैरों पे हाथ लगाने लगी। मैंने कहा नहीं माता जी, नहीं करना ऐसा, अब बैठिए, आप समस्या बताइए पूरी। तो उन्होंने बताया यही रेहड़ी मेरी कमाई का साधन थी, कुछ फल बेच के मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। कई बार मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ता है। हम लोग हमेशा प्रशासक की दृष्टि से नहीं सोच सकते, हमेशा केवल सिर्फ कानून का डंडा नहीं चला सकते, हमें मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है। इसी समाज का हिस्सा हम लोग हैं।
तो प्रयास ये रहेगा कि उन रेडियो की एक पूरी नंबरिंग कराई जाए, उनको एक व्यवस्था में लाया जाए, स्पेशल वेंडिंग जोन्स बनाए जाए, ताकि लोगों को भी समस्या ना हो और उनका परिवार का पेट भी पलता रहे। और नजरवड मंडी की जहां तक आप बात करें, सब्जी मंडी की, उसको भी शिफ्ट करने के लिए प्रपोजल्स मैंने कई बना रखे हैं। अलग अलग स्तर पे मेरी बातचीत चल रही है और 2-3 स्थानों को हमने चिन्हित भी किया है। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्रभु ने चाहा तो मेरी इस जोन चेयरमैन कार्यकाल में मंडी शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ये मंडी ही शिफ्ट हो जी, जाएगी तो किसी उपयुक्त स्थान पे हम लोग इसको शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूरा दिल्ली से जुड़ा हुआ है अमित जी मेरा, वो है दिल्ली चुनावों से। 2025 में दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, तो एक तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है क्या बीजेपी का, और क्या रणनीति होगी इस बार इलेक्शंस में, और कोई प्रिडिक्शन सीट को लेके है, कितनी सीट्स बीजेपी जीतेगी, कमल खिल पाएगा इस बार या नहीं? देखिए, जहां तक चेहरे की बात कर रहे हैं तो चेहरा तो स्पष्ट है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। हमारे पास चेहरा है कमल का फूल। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कभी से है और हर चुनाव में रहता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, प्रदेश नेतृत्व हमारा ये सारा निर्णय करेगा। और देखिए, दिल्ली पूरी तरह से ठप हो गई है। पिछले 10 साल में आप बात करेंगे तो जो जल बोर्ड 2013-14 में 600-700 करोड़ के फायदे में था, आज 76,000 करोड़ के लोन पर चल रहा है। आप किसी रोड पे निकल जाइए, दिल्ली की कौन सी रोड कब धंस जाएगी किसी को नहीं पता चलता। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये सरकार तुष्टीकरण करने वालों की सरकार है, ये सरकार कमीशन खोरी की सरकार है। ये दिल्ली सरकार पूरी तरह से अवैध व्यापार को बढ़ावा देने वाली सरकार है, अवैध लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार ये दिल्ली सरकार है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोग आज ही जा चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार बेवकूफ़ बनाने में सफल रहे फ्रीवीज के माध्यम से, लेकिन दिल्ली की जनता अब इनको समझ चुकी है। और फ्रीवीज से तो नुकसान क्या हो रहे हैं वो अभी ताज़ा एग्जाम्पल है हिमाचल का है, और कई देशों में आपने देखा है, आपने वेनेजुएला को देखा है कि किस प्रकार की फ्रीबीज के माध्यम से वहां हालात क्या है। श्रीलंका में आपने देखा है, देश बर्बाद हो गए हैं। और केजरीवाल सरकार की, दिल्ली सरकार की किसी प्रकार की कोई स्पष्ट नीतियां नहीं है। नीति केवल एक है, यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कमीशन आम आदमी पार्टी को कितना मिल रहा है। अब उदाहरण देता हूं, जैसे लगभग 34 लाख रुपए की इन्होंने जो पराली को जलाने की दवाई बनाई कि हम पराली खत्म कर देंगे जो खेतों की है, और करीबन 15 से 18 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में किया। 34 लाख की पराली और करोड़ों का खर्चा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। आप समझिए, इन्होंने नजफगढ़ झड़ौदा रोड पे कहा कि हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल बना रहे हैं। तो लोग बड़ा खुश थे, लेकिन निकला क्या? पूरी तरह फ्रॉड निकला। आज वो स्कूल बंद होने के कगार पे है। एक प्राइवेट कंपनी इन्होंने बनाई, जो इनकी कार्यकर्ता थी श्रीषा राव, उसने साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाया। 2019 में वो बनती, दिसंबर में, एक द्वारका के एक फ्लैट पर 1 लाख रुपए की इक्विटी पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, और 2020 की जनवरी में उसको टेंडर दे दिया जाता है करोड़ों रुपए का, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी टेंडर, विदाउट एनी ऑफ द एक्सपीरियंस। ना एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस, ना उनको आर्मी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है, और करोड़ रुपए का उनकी सैलरी कार्यकर्ताओं की 3.25 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख सैलरीज। पूरी तरह से दिल्ली को लूटने का काम जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है, केजरीवाल सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी इस जेब से पैसा निकाल के और आपकी इस जेब में डाल दिया। लोग सोचते हैं इस जेब में पैसा डाला, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता आपकी इस जेब से निकाल के डाला है। वो जब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी। दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करने का काम इन्होंने कर दिया। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं। लोगों को इन्होंने तीर्थ यात्रा योजना बनाई। लोगों को लगा भाई बड़ा श्रवण कुमार है ये अरविंद केजरीवाल, और तीर्थ यात्रा पे दिल्ली की महिलाओं को, बुजुर्गों को लेके जा रहा है। पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में, इसका जीतने का एक बड़ा कारण ये रहा। बहुत सी महिलाओं से बात की तो बोला भैया हमें दर्शन कराए, बुढ़ापे में दर्शन कराए हमें। लेकिन जब अब उनको समझ में आ रहा है 2017 से बुढ़ापा पेंशन बंद है।
एक व्यक्ति को 2,500 बुढ़ापा पेंशन मिलती है एक साल में, मतलब एक महीने में। अब वो एक महीने की वो साल में हो गई लगभग 30,000, 12 दूनी 24 और 500 के हिसाब से 6,000, 30,000 साल का हो गया। घुमाने में लगे, दर्शन कराने में लगे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जो सामूहिक एक टूर जा रहा है। तो अब 8 साल से उसको नहीं दिया है, 8 3 24, लगभग 2,40,000 का नुकसान उसको हो गया, और केवल उसको 10 से 15,000 का टूर करवा दिया, दर्शन करा दिए। उस आदमी को उस समय ये समझ में नहीं आया, और वो भी उन्हीं के पैसे, आपके पैसे से जो 2,40,000 रुपये आपका था, उसमें से केवल 10 से 15,000 रुपये आप पर खर्च किया और आप खुश हो गए हैं। आज समझ में आ रहा है कि 8 साल से हमारी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही है, विधवा पेंशन नहीं बन रही है, नए स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, नए हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे हैं। तो जनता को मतलब ठगा ही जा रहा है, पूरी तरह से उन्हीं ठगने का पैसा काम लेकर के, और उन्हीं में बांटा जा रहा है, इस दिखाया ही जा रहा है कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। इनका तरीका होता है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ताकि वो सच लगने लग जाए। बार आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दी लगभग 17-18 महीने बाद। अब ये लोग कह रहे हैं कि धर्म की विजय हुई, हम लोग जीत गए, सत्य की जीत हुई। मैं उनसे जस्ट पूछना चाह रहा हूं, भाई कितनी डायरेक्शंस कोर्ट ने दी है, किसी पर हत्या का मुकदमा भी चल रहा है, वो भी 1-2 साल जेल में रहेगा, उसको जमानत एक बार मिलती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सजा का फैसला होगा उस केस की समाप्ति पर। कोर्ट ने कंडीशंस कितनी हैवी लगाई हैं भाई, आपको हफ्ते में 2 बार अपने आईओ के सामने जाके हाजिरी देनी पड़ेगी, विदेश में आप जा नहीं सकते, आप बहुत सारी कंडीशंस के साथ बेल मिली है, लेकिन प्रस्तुत ऐसे कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली उन्होंने जीत ली और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है आम आदमी पार्टी की। वो कारण मैं बता देता हूं कि जब इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तब ये कोर्ट को नहीं मानते हैं, जब थोड़ा सा इनके हक में कोई फैसला आ जाए तो ये उसी फैसले को आधार बना करके अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल साफ है। देखिए, ये कुछ भी हो जाए, अच्छा तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। यदि कुछ चीज को अच्छी प्रेजेंट करना है वो तो हम कर रहे हैं, और यदि गलत हो जाए तो केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार कहती, बोला एलजी की गड़बड़ कर, एलजी गड़बड़ कर रहा है। मैं कह रहा हूं जब एलजी सब कुछ कर रहा है तो फिर आप सही कैसे कर पा रहे हैं? आप कह रहे हो हमने स्कूल्स बहुत अच्छे कर दिए, जब एलजी आपको करने नहीं दे रहे तो आपने अच्छे कैसे कर दिए? ये कह रहे जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, या ये अच्छा कर दिया। मैं कह रहा हूँ एलजी नहीं करने देता तो आप कैसे कर पा रहे हो? तो झूठ बोलो और बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये इनकी नीति है, कन्वीनियंस की राजनीति। कन्वीनियंस की राजनीति। अमित जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। एक समस्या जो प्रतिदिन फेस हो रही है नजफगढ़ में खास करके, वो है कि जितनी भी कॉलोनीज हैं, सभी कॉलोनीज में एक साथ कुछ समय पहले, लगभग 5 या 6 महीने पहले, सभी रोड जितने थे उन सबको फाड़ दिया जाता है सीवर बिछाने के नाम पे। और जनता भी इतनी परेशान हो चुकी है, उनका आम आदमी पार्टी से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अब वो सीवर ही काम पूरा होते नहीं दिख रहा, और गाड़ियों की इतनी बुरी हालत है, बारिश का भी दौर चल रहा है, वहां से बच्चों का स्कूल आना जाना बाधित हो चुका है। कहीं लगता है इससे निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, कोई भी सीवर की योजना जब लाई जाती है तो सबसे पहले एसटीपी प्लांट बनता है, और नजफगढ़ में 5 एसटीपी प्लांट इनके प्रोजेक्ट के हिसाब से बनने थे। एक की शुरुआत तक नहीं, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। इन्होंने 2022 के निगम चुनाव आ रहे थे, और उसके लिए इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले छोटी गलियों में लाइन डालनी शुरू की, फिर इन्होंने बड़ी लाइनों पे आए, ट्रंक लाइनों पे आए। एसटीपी प्लांट तो नजरअंदाज है। अगले 5-6 साल में भी कोई सीवर का प्लांट चालू नहीं होने जा रहा है जिस स्पीड से काम हो रहा है। केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। मिट्टी इन्होंने बेच खाई, जहाँ नालियां खोदी थी, जहाँ सीवर के लिए इन्होंने रोडें खोदी थी, मिट्टी सारी बेच खाई है। तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, और ये सीवर किसी भी हालत में चालू नहीं होने जा रहे हैं। ये केवल 2022 का चुनाव जीतने की इनकी रणनीति थी, जिसमें पूरी तरह कैलाश गहलोत फेल हुए हैं, पूरी तरह से नकारा साबित हुए हैं। जैसे 2020 के चुनाव में उन्होंने रणनीति बनाई कि हम नजफगढ़ को फ्लाईओवर देंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, और वो 20 का चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इसलिए हार गए, बड़ी जोर शोर से उन्होंने अधिकारियों के साथ प्लानिंग की, सारा शोशा बनाया कि हम नजफगढ़ को जाम मुक्त करेंगे, फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं।
2020 से आज 2024 आ गया है, फ्लाईओवर का एफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। उसको यूटी पैक ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि फिजिबिलिटी थी ही नहीं, लेकिन झूठ बोला और इतनी सफाई से बोला कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। उसी प्रकार से 2022 में एसटीपी प्लांट के नाम पे झूठ बोला, सीवेज के नाम पे झूठ बोला, जिसको जनता समझ गई और चारों के चारों पार्षद उम्मीदवारों को हराने का काम नजरगढ़ की जनता ने किया। अगला नंबर कैलोश जी आपका है। कैलोश जी अगला चुनाव पूरी तरह से बहुत भारी मार्जिन से हार रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आम जनता के लिए अगर आप समझाएंगे, तो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की आपने बात की, प्लांट की, तो इसको थोड़ा सा समझाइए कि पहले क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ताकि वो समझ में आए जनता को। कब जहां भी सीवेज सिस्टम बनाना हो तो लेवलिंग से किया जाता है। किसी भी आप जेई से बात करेंगे, इंजीनियर से बात करेंगे, किसी बड़े इंजीनियर से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, जहां पे वो सारा सीवर का पानी जाना है, उसको क्लीन करके फिर आगे परस्यू करना है। आज आउटफॉल कहीं नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 5 बनने थे, उनमें से एक भी अभी एक ईंट तक नहीं रखी गई है। उसके बाद मेन लाइन डलती है, फिर ट्रंक लाइन डलती है, फिर छोटी गलियों में लाइन डलती है, उसी हिसाब से लेवलिंग की जाती है ताकि पानी ताकि पानी ऑटोमेटिक फ्लो होता रहे और ठीक फ्लो में चला जाए। इन्होंने 2022 के नगर निगम के चुनाव आ रहे थे, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने शुरुआत कर दी लोगों की छोटी गलियों से कि हम लोग आपका सीवर डलवा रहे हैं, जबकि वो काम सबसे अंतिम था, उस काम सबसे लास्ट का होना था। आज हालात क्या हो गए हैं, नजरगढ़ की हर रोड, हर गली, क्योंकि उस पे काम गुणवत्ता पूर्वक नहीं हुआ है, पूरी तरह उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब जिस रोड से निकल जाएंगे, कब कौन सा हादसा हो जाए, कब आपकी गाड़ी फंस जाए, कब आपकी गाड़ी धंस जाए, आप कह नहीं सकते। कहाँ कितना गहरा गड्ढा होगा। नजरगढ़ में आज कहीं 40 फुट गहरा गड्ढा हो रहा है, कहीं 15 फुट गहरा गड्ढा हो रहा है, कहीं 10 फुट गहरा गड्ढा हो रहा है। और केजरीवाल के जो खास मंत्री हैं, ब्लू आइड बॉय जिनको केजरीवाल जी कहते, कैलाश गहलोत, वो वसंत कुंज में आराम फरमा रहे अपने एसी कमरे में। पोश कॉलोनी में रहते, साहब को चिंता नहीं है, जाके पैर फटी ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल। तो बहुत बुरी स्थिति नजरगढ़ की हो गई है। तो कहीं ना कहीं बस जनता को गुमराह करके और बिल्कुल हसीन सपने दिखाओ मुंगेरी लाल के और वोट ले लो, बस यही रणनीति है। यही रणनीति है। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी। ये जो मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आए हैं, इनका शरीर बाहर आया है या आत्मा? देखिए, शब्दों के साथ खेलना इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। बिल्कुल। ये लोग एनार्किस्ट हैं, इनकी ना संविधान में आस्था है, ना इनके मन में कोई भावना है, ना देश के लिए, ना दिल्ली के लोगों के लिए। इनका एक ही मंत्र है, किस प्रकार से झूठ बोल के सत्ता पे काबिज रहा जाए, दिल्ली के लोगों को लूटा जाए, दिल्ली को लूटा जाए। और वो दिल्ली वालों की समझ में आ गया है। अब ये लूट बंद होने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये तय है। और इस कुशासन का अंत होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। बिल्कुल। अमित जी, आखिरी सवाल है मेरा आज आपसे, वो ये है कि जो आने वाले चुनाव हैं, तो उसमें आपका क्या प्लान है? कहीं आप भी एमएलए की रेस में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और मैं इस बात पे पूरी तरह दृढ़ता से कहता हूँ, बड़ी साफ गोई से कहता हूँ, हमारे संगठन में हमारी भूमिका पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है। पहले मुझे इंटेलेक्चुअल सेल स्टेट प्रेसिडेंट बनाया पार्टी ने, उसके बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, प्रदेश की बड़ी जिम्मेवारियां दी। फिर पार्टी ने मुझे निगम पार्षद के नाते चुनाव लड़वाया। आज जोन चेयरमैन की भूमिका में पार्टी भेज रही है। अगली मेरी भूमिका क्या होगी, मेरा संगठन तय करेगा। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, ना किसी एमएलए की दौड़ में, ना किसी और दौड़ में हूँ। चेयरमैन की पद भी मैंने नहीं मांगा था, मैंने निगम की टिकट भी नहीं मांगी थी। मेरी पार्टी ने तय किया मुझे कहाँ लगाना है, मेरी बेहतर भूमिका कहाँ हो सकती है, या मैं संगठन के या समाज के क्या काम बेहतरीन तरीके से आ सकता हूँ, मेरी संगठन तय कर रहा है। तो मैं किसी प्रकार की दौड़ में, विधानसभा या ऊपर की किसी दौड़ में मैं नहीं हूँ, पार्टी तय करी। मेरा लक्ष्य 2025 में मेरी भूमिका जो मैं तय कर रहा हूँ वो इतनी तय कर रहा हूँ कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी इस जोन से जीत के जाए, 5 की 5 सीटें जीत कर जाए। ये मेरा पहला और आखिरी प्रयास रहेगा और उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा।
नजफगढ़ जोन के लोगों की सेवा के लिए दिन रात काम करूंगा, एक बेहतर नजफगढ़ जोन मैं बना के दे सकूं, साफ सुथरा नजफगढ़ जोन बना के दे सकूं, रेहड़ी पटरी मुक्त जोन में नजफगढ़ बना के दे सकूं, क्योंकि मेरे यहाँ एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मैं इसी जोन में। तो बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सिविक फैसिलिटीज नजफगढ़ जोन के लोगों को दे पाऊं, यही प्राथमिकता है। और उन सेवा के माध्यम से 5 सीटें संगठन के चरणों में समर्पित कर पाऊं, ये मेरी बस एक कोशिश रहेगी। बिल्कुल। अमित जी, हम अभी जैसे हरियाणा के इलेक्शंस भी हैं, शायद या तो सितंबर के आखिरी वीक में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। वहाँ हम देख रहे हैं कांग्रेस में आपसी फूट पड़ी हुई है। शैलजा ग्रुप अलग है, सुरजेवाला ग्रुप अलग है और हुड्डा ग्रुप अलग। सभी में बंदरबाट चली हुई है, सभी को टिकट चाहिए। वहीं एक आप जैसे युवा हैं, आपके विचार इतने अच्छे हैं कि पार्टी आपकी योग्यता के अनुसार और ज़रूरत के हिसाब से आपको जहाँ चाहेगी आप अपना पूरा समय वहाँ समर्पित करेंगे। अगर सभी नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के इस प्रकार के विचार हों तो शायद देश को आगे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज आप हमारे शो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप जिसके लिए आपका नाम दिया गया है, आपको वो पद मिले, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे अच्छे काम हो सकें, क्योंकि मूलभूत समस्याएँ जो हैं वो एमसीडी से जुड़ी हुई हैं। हमें आपके ज़ोन में वो काम देखने को मिला है और हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यदि आपको चुन लिया गया तो सारे ज़ोन्स में उसी तरीके का सारे वार्ड्स में काम भी होगा। तो आपका पुनः धन्यवाद वार्तालाप स्टूडियोज़ धन्यवाद में आने के खुशविंदर लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।